हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका सीबीएसई क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है कृषि। ये बहुत ही आसान चैप्टर है जिसके बारे में हमें कृषि को समझना है कि कृषि क्या है, किसे कृषि कहते हैं, कृषि की क्या समस्याएं हैं, या प्रमुख भारत देश में प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चाय, गन्ना, चावल। ये सारी जो फसलें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और इस स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सब बच्चे आसान भाषा में इन चैप्टरों को समझ सके। हमारे चैनल का नाम है न्यू एरा स्टडी पॉइंट। अगर आप और ज़्यादा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नई जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के और, जिसका नाम है कृषि। सबसे पहले बच्चों हम देखें तो कृषि है क्या, कृषि किसको कहते हैं। कृषि का अर्थ है किसी भी चीज़ में प्राकृतिक आधार पर किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, उसे हम कृषि कहते हैं। और भारत के नज़रिए में अगर हम कृषि की बात देखें तो भारत में लगभग जो देश के अंदर 2/3 लोग हैं वो कृषि के ऊपर अपनी रोज़गार प्राप्त करते हैं। यानी जनसंख्या का 2/3 भाग अपना जो रोज़गार प्राप्त करता है वो कृषि से प्राप्त करता है, जिसके अंदर लगभग आज भी 70% के आसपास जो लोग हैं वो अपना कृषि से जीवन प्राप्त कर रहे हैं, अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें कि जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि जीडीपी का 17% मात्र जो जीडीपी में मिलता है, यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसे वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। जीडीपी को समझिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि हमारे देश में एक वर्ष में उत्पादित जो वस्तुएं हैं, एक तरह से उसको हम जीडीपी कहते हैं। उसके बाद आगे जो और है कृषि, तो उसका मतलब है कि सभी उद्योगों के लिए जो कच्चा माल मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो कृषि से मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत के लिए किस प्रकार उपयोगी है कृषि, तो हमने देखा कि लगभग 70% जो लोग हैं वो अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें 17% जीडीपी में योगदान है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो कौन है? हमारी कृषि है। उसके बाद जितना भी हमारे देश के अंदर कच्चा माल है, जो उद्योग हैं, उसमें जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो भी कृषि से आता है। इस प्रकार हमारे भारत देश के लिए या भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि हमारे लिए उपयोगी है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार की अगर हम बात करें तो कृषि को अलग अलग आधारों पर, उसे अलग अलग प्रकारों के आधार पर बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का अर्थ होता है सिंपल भाषा में वो कृषि जो केवल हम अपने जीवन को जीने के लिए, अपने खुद के लिए उत्पादन करते हैं, अपने परिवार के लिए उत्पादन करते हैं, उन्हें बाज़ार में बिल्कुल भी बेचा नहीं जाता, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों पर उसका उत्पादन होता है। या हम कहें पुराने औजारों से हम खेती करते हैं और अपने पेट पालने के लिए इस खेती का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग इसी प्रकार से खेती किया करते थे। क्योंकि बाज़ारों में बेचने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अपने परिवार के लिए भरण पोषण करने के लिए वो कृषि किया करते थे, खेती किया करते थे, जिसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, निर्वाह कृषि की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर उगाई जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए उगाई जाती है वो जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिसका बाज़ार में बिक्री ना की जाए उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। या जो पुराने औजारों के द्वारा
जो खेती की जाती है, पेट पालने के लिए खेती की जाती है, उसे हम निर्वाह कृषि कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, इस कृषि का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य केवल पेट पालना होता है। इस प्रकार की कृषि जो मेघालय में, असम में, मिजोरम में या नागालैंड जैसे क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है, इस कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। और इस झूम कृषि का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे हम कहें, मणिपुर में इसे पलामू कहा जाता है। कई बार तो 1 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाता है कि पामलू क्या है, यानी पामलू क्या है। तो पामलू एक कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, जो मणिपुर में की जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। कई बार तो यही कहा जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि दीपा किसे कहते हैं। तो दीपा निर्वाह कृषि को कहा जाता है, या जो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में की जाती है। तो ये जीवन निर्वाह के अलग अलग तरीके हैं, दीपा कृषि, उसके बाद पामलू कृषि और आपका निर्वाह कृषि और झूम कृषि। ये कृषि के अलग अलग प्रकार हैं जो इस एक ही नाम से जाने जाते हैं। आइए अब हम आगे करते हैं। एक है जिसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली, यानी कर्तन दहन, कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब एक तरह से जलाना, यानी ऐसी कृषि जो पेड़ पौधों को काटकर, झाड़ियों को जलाकर उसकी राख का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके बाद खेती की जाती है, तो इसे कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो उसके बाद बात करते हैं हम गहन जीविका कृषि, यानी गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। तो यह कृषि उन क्षेत्रों की में होती है जहां भूमि पर जनसंख्या का जो अधिक दबाव होता है, यानी जहां जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, उसको हम गहन जीविका कृषि कहा जाता है। उसके बाद इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक पदार्थों और निवेशों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि गहन जीविका कृषि का मतलब है जिसमें निवेश ज़्यादा लगे, जिसमें सिंचाई का ज़्यादा प्रयोग होता है, पैसे की अधिक मात्रा लगे और इसमें उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। इस कृषि का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी घट रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों घट रहा है? क्योंकि मान लो एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, तो इसने अपनी जो ज़मीन है उन चारों में बांट दी है। जब इसके भी 4 बच्चे हुए तो इसने भी अपनी ज़मीन जो है इन 4 भागों में बांट दी, इसने भी इसी प्रकार 2-3 बच्चों में अपनी ज़मीन बांट दी। तो ये क्या होता है, ये गहन कृषि क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है। यही कारण है इस कृषि के घटने का। तो ये गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में, यानी वाणिज्यिक कृषि किसे कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि जैसा कि नाम से ही पता है कि ऐसी कृषि जो लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए की जाती है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। और इस कृषि को बाज़ारों में ले जाकर बेच दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे आपने देखा, इस कृषि के लिए किसान जो है बाज़ार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में मुख्य रूप से गन्ना बोया जाता है, कपास बोई जाती है, चाय, कॉफ़ी, केला, ये सब वाणिज्यिक कृषि हैं जो बाज़ार में बेचकर लाभ कमाने के लिए की जाती हैं। इस कृषि में अधिक लागत भी आती है, इसमें लागत भी अधिक करनी पड़ती है। तो इस प्रकार वाणिज्यिक कृषि, कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाणिज्यिक कृषि निम्न में से कौन सी है, या वाणिज्यिक कृषि किसे कहा जाता है। तो गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, केला, ये सारे के सारे इन्हें डायरेक्ट ही कहाँ, बाज़ार में बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें जो वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है और इनका उत्पादन ही बाज़ार में बेचने के लिए किया जाता है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं रोपण कृषि के बारे में। यानी रोपण कृषि क्या है, यानी इस कृषि में रोपी जाने वाली फसलें आती हैं। रोपी जाने वाली फसलें का मतलब है, जैसे मान लो चावल है और उस चावल को पहले छोटे से भाग में इसमें बोया जाएगा, छोटे छोटे चावलों को, फिर यहाँ से वो जब पौधा उग जाएगा तो उसे एक बड़े खेत में बोया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसको पहले रोपा जाता है और उसके बाद रोपने के बाद बोया जाता है। या हम कहें जैसे गन्ना है, तो गन्ने को, ये पूरा गन्ना है तो इस गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएंगे और इसको इस ज़मीन के अंदर इस तरह से बिखेर दिया जाएगा और इस तरह से ये गन्ना उत्पादित हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये रोपण कृषि
कहलाता है। तो देखिए इसमें इस कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही कृषि बोई जाती है, यानी इसमें केवल एक ही कृषि की जाती है और जो रोपे जाने वाली फसलें हैं वो की जाती हैं। बच्चों ये जो मैं मार्क करता हूँ ये ही सबसे ज़्यादा आपको याद करना है और यही पेपर में ज़्यादातर लिखना है। उसके बाद इसमें अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और इसमें मज़दूरों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी पैसा और मज़दूर दोनों क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। फिर इन फसलों को कच्चे माल के रूप में भी क्या कर सकते हैं, हम प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कच्चे माल के रूप में भी हम दूसरे उद्योगों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो इसमें रबड़ की फसल, चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल, गन्ने की फसल, ये सारी की सारी काय में आती हैं रोपण वाली कृषि होती हैं जिन्हें रोपकर बोया जाता है। अब हम देखें शस्य फसलें, यानी शस्य फसलें किन्हें कहते हैं। ये जो शस्य फसलें होती हैं ये 3 प्रकार की फसलें हैं। जैसे अगर हम देखें तो 3 प्रकार की फसलों के अंदर जो एक रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है। तो यहाँ हम बता देते हैं छोटे से भाषा में इसमें, यानी इसमें जो बोई जाने वाली यानी ये फसलें सर्दी में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं। तो पहली बात तो यही होगी इसकी रबी की फसलें, यानी ये कब से कब तक बोई जाती है, ये अक्टूबर से और ये दिसंबर के बीच में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाने वाली फसलें क्या होती हैं, ये आपकी रबी की फसलें होती हैं। तो उसके बाद आगे रबी की फसलों में जो हम बात करेंगे वो है, ये जो फसलें हैं गर्मियों से में काट ली जाती है, यानी गर्मियों का जो मौसम आता है, अप्रैल का मौसम जो आता है उसके अंदर इसको काट ली जाएगी। और इसमें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू ये मुख्य फसलें हैं जो आपकी रबी की फसलों में आता है। कई बार तो ये पूछ लेगा कि नहीं एक रबी की फसल का उदाहरण दीजिए या निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम देखें आगे तो दूसरी जो फसल है जिसका नाम है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहा जाता है, नहीं यह फसल वर्षा के आने के समय बोई जाती है, यानी जब बारिश आती है, बरसात होती है, आप जानते हैं जुलाई से अगस्त तक बरसात शुरू हो जाती है, इसी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जुलाई से अगस्त में जो बोई जाने वाली फसलें हैं उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। और इसके बाद ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में, यानी जब सर्दी आने वाली होती है उससे कुछ समय पहले ही इनको काट लिया जाता है। जैसे इसके अंदर चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, मूंगफली, तो मूंगफली भी तो सर्दियों में ही खाते हैं, तो इससे याद रख लेना मूंगफली हम सर्दियों में खाते हैं। तो सर्दियों में जो फसलें कटती हैं वो कौन सी हैं, रबी की फसलें होती हैं। उसके बाद ज्वार, कपास, अरहर, उड़द, सोयाबीन, ये सारी के सारी किसके उदाहरण हैं, ये सब खरीफ के फसल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ये जो बोई जाती हैं बारिश के मौसम में, यानी अगस्त और जुलाई में बोई जाती हैं, और अक्टूबर यानी और सितंबर में, यानी जब सर्दी शुरू होने वाली होती है उसे काट ली जाती है। तो ये हमें रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। उसके बाद तीसरी आती हैं जायद की फसलें। तो बेटा जायद की फसलों का जो समय होता है बहुत छोटा होता है और ये बेल वाली फसलें होती हैं जो बेल पर लगती हैं। जैसे तरबूज बेल पर लगता है, खीरा भी बेल पर लगता है, ककड़ी भी बेल पर लगती है, बहुत सारी सब्जियाँ, तोरी हैं या चारे वाली बहुत सारी कुछ फसलें हैं, ये सब क्या होती हैं, ये जायद की फसलें होती हैं जिन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। तो इन फसलों को हम क्या कहते हैं, जायद की फसलें कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख फसलों में पहला नंबर आता है जो चावल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो खाए जाने वाले फसल है वो है चावल। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चावल की ही खेती की जाती है। जैसे अब इस चावल के लिए क्या क्या जलवायु होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारत में तो हमने बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो लोग चावल खाते हैं और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली जो फसल है भारत के अंदर वो चावल है। और चावल की अगर हम बात करें, चावल के उत्पादन में जो भारत विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे उत्पादन करता है चावल वो भारत है। और चावल क्या है, एक खरीफ की फसल होती है। काय की फसल होती है?
खरीफ की फसल। तो यही आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं बस आपको पेपर में, कि सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा जो लोग भारत में खाते हैं वो फसल चावल की है। फिर दूसरा कि जो सब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा आपको लिखना है कि ये एक खरीफ की फसल होती है। चौथा आपको लिखना है इसके लिए एक तापमान चाहिए जो 25% तापमान सेल्सियस होना चाहिए, यानी 25% 25 सेल्सियस तापमान अगर होगा तो हम चावल को अच्छे से खेती कर सकते हैं। उसके बाद बारिश भी इसके लिए चाहिए, और बारिश कितनी चाहिए इसके लिए? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बारिश के मौसम में हम चावल का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर चावल किस क्षेत्रों में होता है। पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल में चावल ज़्यादा खाया जाता है। पंजाब में तो आप जानते हैं गेहूँ और चावल दोनों अच्छी मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश और इन राज्यों में, या हम कहें बिहार, इन राज्यों में भी जो चावल है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो ये हमने पढ़ा चावल के बारे में, हमने 4-5 लाइनें पढ़ी, बस हमें ये याद रखनी है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं गेहूं के बारे में कि गेहूं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले भारत में दूसरे स्तर पर, यानी सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली फसलें या उपभोग की जाने वाली फसलें वो गेहूं है दूसरे स्थान पर। और गेहूं क्या है? एक रबी की फसल है। तो ये भी 2 बातें आपको याद हो गई, यानी दूसरे नंबर पर जो दूसरे स्थान पर जो खाई जाने वाली फसलें हैं वो गेहूँ है। और गेहूँ क्या है? एक जो है रबी की फसल है। उसके बाद आगे गेहूं के बारे में, तो अब गेहूं के बारे में कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। यानी इसके लिए भी एक निश्चित तापमान होना चाहिए जो 20 सेल्सियस होना चाहिए, और इसके लिए खिली हुई धूप, यानी ना तो बहुत ज़्यादा धूप होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल सर्दी होनी चाहिए। खिली खिली धूप में ही अच्छी फसल होती है। इसके अंदर बारिश की बात करें तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, तो तभी हम एक अच्छी गेहूं की फसल का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद ये किस किस राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है गेहूं की फसल? तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, और यहाँ के लोग भी गेहूं का ही उपभोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं गन्ने की। यानी गन्ना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण नकदी फसल है। और नकदी फसल क्यों कहते हैं इसको? नकदी फसल कहने का मुख्य कारण है इसका, क्योंकि इसे डायरेक्ट उत्पादन करके डायरेक्ट ही बेच दी जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नकदी फसल भी कहा जाता है। अब गन्ने के अंदर एक सुक्रोज होता है, सुक्रोज से चीनी बनती है, और गुड़ वगैरह जो हैं ये सारे के सारे गन्ने से ही बनते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि गन्ने के लिए क्या क्या जलवायु होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो गेहूं है उसके लिए किस प्रकार का तापमान होना चाहिए, या जो हम कहें चावल है जो उसके लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, या उसकी क्या विशेषताएं उत्पादन होने वाली फसलों की। फिर गन्ना है, गन्ना किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आता है जिससे आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, यानी ये वो क्षेत्र हैं जहाँ गर्मी सही मात्रा में पाई जाती है, यानी अच्छे प्रकार की जो गर्मी होती है वो इस गन्ने के लिए चाहिए। तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है, और इसके लिए जो तापमान भी चाहिए वो 21 से 27 सेल्सियस, यानी तापमान 27 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, तभी एक गन्ने की अच्छी फसल हो सकती है। इसके लिए वर्षा की अगर हम बात करें, बारिश कितनी चाहिए? तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। अगर आपको ये डेटा भी याद नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छा तापमान होना चाहिए ये भी लिख सकते हैं पेपर में, कि गन्ने के लिए एक अच्छा तापमान होना चाहिए, अच्छी वर्षा होनी चाहिए जिससे कि गन्ना उत्पादित हो सके। इसके लिए जलोढ़ मृदा और काली मृदा, यानी इन मिट्टियों के अंदर ये उगाया जाता है। बच्चों, जलोढ़ मृदा के बारे में और काली मृदा के बारे में हम पिछले चैप्टर के अंदर बता चुके हैं कि किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और किस किस प्रकार की मिट्टी होती है। उसके बाद आगे हम बात करें कि गन्ने का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो ब्राज़ील में उत्पादित होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका स्थान भारत में है, यानी सबसे पहला स्थान पर गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वो ब्राज़ील है। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। उसके बाद गन्ने से क्या क्या बनता है? गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनती है,
जो सीरा बनता है, सीरा दवाई वगैरह के लिए काम में आता है। उसके बाद खांड। अब ये खांड क्या होती है, आपने देखा होगा दिवाली पर जो है बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद खाने वाले घोड़े और हाथी होते हैं जो बड़े मीठे लगते हैं। ये वो जो बने होते हैं जिसके बूरा टाइप की जो होती है उसे हम खांड कहते हैं। उसके बाद गन्ना कहाँ उगाया जाता है, तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या हम कहें हरियाणा में, इन क्षेत्रों के अंदर बोया जाता है। तो स्टूडेंट आइए अब और आगे चलते हैं। चाय की फसल। हाँ, चाय भी एक नकदी फसल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अंदर चाय भी एक नकदी फसल के रूप में आती है, क्योंकि इसका भी हम डायरेक्ट जो है बाज़ार में इसको बेच सकते हैं। तो यह एक पेय पदार्थ है। पेय का मतलब है पी जाने वाली, जिसे हम पीते हैं। तो आपको इसी तरह से 4-5 पॉइंट लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। यानी चाय एक पेय पदार्थ है और ये भी एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाई जाती है। उसके बाद जीवाश्म युक्त गहरी ज़मीन होनी चाहिए इसके लिए, और जल की निकास होनी चाहिए, यानी पानी इकट्ठा ना हो बस, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी, इतना ज़्यादा कमज़ोर पौधा होता है। इसलिए ढलान वाली क्षेत्रों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, असम क्षेत्र के अंदर ये बोया जाता है। और इसके लिए ज़्यादा बारिश तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, हल्की फुहार वाली बारिश होनी चाहिए, तभी चाय की फसल अच्छी उग सकती है। और दूसरा, पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाला जब सर्दी में बहुत सूखी सर्दी पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं, जल जाती हैं उस सर्दी की वजह से भी। तो इसकी वजह से भी इसके लिए चाय के उत्पादन के लिए बिना पाले वाली ज़मीन होनी चाहिए और एक अच्छा सुहाना मौसम होना चाहिए। अब कहाँ कहाँ ये बोई जाती हैं फसल सबसे ज़्यादा? असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और आगे केरल के अंदर ये फसल ज़्यादा बोई जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, यानी आज अगर हम देखें तो भारत की कृषि की कौन कौन सी समस्याएं मौजूद हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि भारतीय कृषि मानसून पर, यानी मानसून का मतलब क्या है, बारिश के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। बारिश आएगी तो अच्छी फसल होगी और बारिश नहीं आएगी तो अच्छी फसल नहीं होगी। तो बारिश के ऊपर। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? दूसरा है बार बार बाढ़ का आना। यानी आप जानते हैं अच्छी खासी फसल होती है और कई बार तो इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है कि सारी फसल बहकर चली जाती है, जैसे बिहार में, या हम कहें केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, या कई बार पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों के अंदर भी बहुत बाढ़ आती है, तो जिसकी वजह से वहाँ की सारी फसल ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद अगली समस्या क्या है? किसानों को क्या लेना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज के नीचे दब जाते हैं। जब दबते दबते फिर उनका कर्ज माफ़ नहीं हो पाता तो उनकी ज़मीनें या तो नीलाम कर दी जाती हैं या बेच दी जाती हैं, या किसान कई बार आत्महत्याएं कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो खेती अच्छी नहीं कर पाते। उसके बाद कृषि में श्रम की अधिकता, यानी श्रम की अधिकता मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना रोज़गार कहाँ तलाशते हैं? वो खेतों के अंदर ही अपना रोज़गार तलाशते हैं। लेकिन होता क्या है, उन खेतों के अंदर लोग तो ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन क्या है? बहुत कम है। यानी 10 जितना उत्पादन करेंगे, जब 10 लोग जितना उत्पादन करेंगे उतने 2 लोग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 की आवश्यकता है, 10 लगे हुए हैं। तो ऐसी भारतीय के अंदर ये कृषि की समस्याएं पाई जाती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो ये सारी की सारी भारतीय कृषि की क्या है? प्रमुख चुनौतियाँ हैं। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे फिर है बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। यानी बेरोजगारी का अधिक होना, खेतों के अंदर जब सारे ज़्यादातर लोग लगे होंगे, यानी 2 की आवश्यकता है और 10 लगे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 जो लोग हैं वो तो बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। फिर अच्छे बीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन भी नहीं हो पाता, ना ही अच्छे औजार हो पाते हैं। तो इन अच्छे औजारों की कमी और अच्छे बीजों की कमी भी जो है भारतीय कृषि की एक चुनौती, एक समस्या है। अगर हम आगे देखें तो ये किसान जो होते हैं, किसानों के अंदर क्या होती है? किसानों में ज्ञान की कमी, यानी ज्ञान की कमी
किसानों में ज्ञान की कमी का मतलब क्या है कि जो किसान है वो अवेयर नहीं है नई नई तकनीकों के बारे में, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारतीय कृषि की प्रौद्योगिकी में सुधार के उपाय। हम सुधार कैसे कर सकते हैं भाई, या सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? तो सरकार ने चकबंदी व्यवस्था अपनाई। अब ये चकबंदी व्यवस्था क्या होती है, कई बार चकबंदी व्यवस्था क्या है? पहले क्या होता था, एक ही किसान है, उस एक किसान का एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है। अब इतने सारे खेतों में वो कैसे काम करेगा? तो सरकार ने क्या कर दिया, इन सारे खेतों को जोड़कर उसको एक खेत बड़ा यहाँ दे दिया, जिसकी वजह से वो इस पूरे खेत में अच्छा उत्पादन कर सकता है। तो छोटे छोटे खेतों को एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाया? चकबंदी व्यवस्था कहलाई। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो दूसरा है ज़मींदारी प्रथा। पुराने टाइम में आप देखें ज़मींदारी प्रथा बहुत ज़्यादा थी, तो सरकार ने देखा कि सबसे ज़्यादा किसानों को जो दुख था वो ज़मींदारी प्रथा के कारण था, तो सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को हटा दिया, ख़त्म कर दिया, चकबंदी व्यवस्था लागू कर दी। भूमि की हदबंदी। भूमि की हदबंदी का मतलब क्या है? पहले क्या होता था, एक आदमी के पास तो सारी ज़मीन है, लेकिन दूसरे आदमी के पास इतनी भी ज़मीन नहीं है जिससे कि वो अपना उपभोग कर सके। तो सरकार ने कह दिया भाई इतनी ज़मीन निश्चित तेरे पास है, और बाकी ज़मीन उन लोगों को बांट दी गई जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी। इसे कहा गया हदबंदी, यानी एक आदमी के पास निश्चित ज़मीन ही रह सकती है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रह सकती। उसके बाद आगे तो भूमि सुधार कानूनों को लागू करना, यानी बहुत सारे कानून जो सरकार ने बनाए हैं उनको लागू भी बड़ी ईमानदारी से किया गया है। उसके बाद आगे कृषि की तकनीक में सुधार के उपाय, यानी हम कृषि की तकनीक में क्या क्या सुधार कर सकते हैं? तो आसान क्वेश्चन है। तकनीक में सुधार करने के लिए हमें सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, ट्यूबवेल का निर्माण करना चाहिए, या हम कहें आगे कि जो नहरें हैं नहरों का निर्माण करना चाहिए, तो हम सिंचाई अच्छी कर सकते हैं। फिर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए, गेहूं चावल की खेती को बढ़ाने के लिए जो काम किए गए, किसानों को मदद की गई, उसे हरित क्रांति कहा गया। श्वेत क्रांति क्या होती है? जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो काम किए गए उन्हें श्वेत क्रांति कहा जाता है। फसलों का बीमा एक योजना शुरू करना। तो तकनीक में सुधारने के बाद फसलों का बीमा योजना क्या होती है? मान लो एक फसल है और बाढ़ आ गई या किसी वजह से आग लग गई तो फसल ख़राब हो जाती है, तो अब जो बीमा करवाने के बाद ये सारा का सारा जो इसमें उत्पादन होने वाली फसल थी उसका सारा पैसा किसान को वापस हो जाएगा, इसे कहते हैं बीमा योजना। फिर एक होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है कि किसान अपनी फसल को इस न्यूनतम दाम में किसी को भी बेच सकता। मान लो 2 रुपये किलो किसी को भी बेच सकता है, 2 रुपये किलो से ऊपर। अगर 2 रुपये किलो से कोई नीचे खरीदेगा तो वो किसी को ना बेचकर सीधे सरकार को 2 रुपये किलो में ये अपनी फसल बेच सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था, किसानों की फसल बिकती नहीं थी, तो जिसकी वजह से उसे बहुत ही सस्ते दामों में जो है ख़रीद ली जाती थी। तो ये तकनीकी सुधार है। उसके बाद सहकारी समितियां, बहुत सारे किसानों ने अपनी एक साथ मिलकर एक सहकारी समिति बना ली है, जिसकी वजह से आसानी से उत्पादन करते हैं और अपने उत्पादन को आसानी से बेच देते हैं। फिर किसानों के अंदर जागरूकता भी की गई है, चाहे वो फसल को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, लोन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर ये तकनीकी सुधार हैं जो कृषि के अंदर किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो कृषि के अंदर अगला है तो कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कई बार क्वेश्चन आता है कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो कृषि का राष्ट्रीय योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान तो हमने बता ही दिया। लगभग 60 से 70% यानी 63% जो लोग हैं वो अपनी आजीविका यानी अपना रोजगार कहाँ प्राप्त करते हैं? वो कृषि में प्राप्त करते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि राष्ट्रीय आय में जीडीपी में 4% की लगभग जो भागीदारी है वो किसकी है? इस कृषि की है। उसके बाद जितने भी उद्योग हैं उन्हें कच्चा माल कहाँ से चाहिए? यानी अगर हमें आटा बनाना है तो आटा बनाने के लिए हमें गेहूँ कहाँ से चाहिए? वो हमें कृषि से चाहिए। तो इस प्रकार के लिए भी हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद हमने अभी पढ़ कर आए हैं कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ जो होती है वो क्या होती है? हमारी कृषि होती है। उसके बाद आगे कृषि में रोजगार के घटने के कारण, तो ये भी है कि कृषि के पास पर्याप्त पूंजी नहीं, यानी किसान जो हैं, किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता जिससे कि वो अच्छे से कृषि कर सकें और जो अच्छे अच्छे बीज खरीद सकें, औजार खरीद सकें, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये कृषि के अंदर लोग जो है
अब हटते जा रहे हैं और वो कम लोग और कृषि के अंदर जुड़े हुए हैं। उसके बाद किसानों को कृषि से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, यानी किसान को बार बार क्या होता है, कभी लाभ होता है, कभी घाटा होता है, कभी इतना ज़्यादा घाटा हो जाता है कि किसान दोबारा फसल को उगाने की क्षमता नहीं जुटा पाता। उसके बाद आगे देखें तो आगे जो है सरकार आर्थिक सहायता में कटौती, यानी सरकार जो इन्हें आर्थिक सहायता देती है किसानों को, उसमें भी क्या कर रहे हैं, ये कटौती कर रहे हैं, और जिसकी वजह से किसान पर बोझ लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर विदेशों से आने वाली वस्तु क्या होती हैं, भारत में बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, तो लोग देश की वस्तु तो खरीद नहीं पाते और वो विदेशों की वस्तुएं खरीदते हैं, जिसकी वजह से लगातार लोग कृषि के अंदर से या कृषि के रोज़गार से हटते जा रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो ये है घटा दिया जाता है। फिर सिंचाई के साधन हमारे पास अच्छे उपलब्ध नहीं है, सिंचाई नहीं है हमारे पास अच्छी मंडियाँ नहीं है कि जिससे कि किसान वहाँ जाकर अपने उत्पादन को अच्छे से बेच सके। फिर सड़कें जो बहुत टूटी हुई हैं, हालांकि अब तो सुधार आ रहा है, लेकिन ये जो सड़कें हैं इनका भी अच्छा सुविधा नहीं है, और जिसकी वजह से किसान गाँवों से अपना सामान को बाहर क्षेत्रों में बेच सके। उसके बाद है कृषि के आधुनिकीकरण के उपाय। हमें क्या करना चाहिए, तो ये तो सिंपल है कि हमें क्या करना चाहिए कि मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि वो समय से मौसम के बारे में बता दे, बारिश के बारे में बता दे। उसके बाद हमें कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो कृषि के बारे में अच्छे से सीखेंगे और अच्छी कृषि करेंगे। फिर बागबानी फसलों का विकास, जो बागों के अंदर जो की जाती हैं, जो हमारे फल वगैरह जो होते हैं उनकी फिर जो फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अच्छे उपकरण उन्हें देने चाहिए, अच्छे बीज देने चाहिए, तो हम कृषि का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आगे भाई हरित क्रांति क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है हरित क्रांति किसे कहते हैं। अब हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है, चाहे वो 9वीं में या किसी क्लास में। तो हरित क्रांति क्या है, चावल और गेहूँ जैसी खाद्य फसलें, खाद्य मतलब खाने वाली फसलों का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए उनको क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती उग गई थी। इसमें अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया, यानी अच्छे बीज किसानों को दिए गए। उसके बाद आधुनिक औजारों का प्रयोग किया गया, अच्छे औजार किसानों को दिए गए। अच्छे खाद और उर्वरक दिए गए, जो खाद लगाने के लिए और उर्वरक जिससे कि ज़्यादा उत्पादन हो। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया, तालाबों का निर्माण किया गया, बांधों का निर्माण किया गया। और इसकी वजह से ही हमारे जो गेहूँ और चावल का इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि अब केवल हम अपने घर के अंदर ही नहीं उगा सकते थे या घर के अंदर ही उपभोग नहीं कर सकते थे, अब हमने विदेशों के अंदर भी बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे हम देखें श्वेत क्रांति। तो नाम से पता है कि श्वेत क्रांति क्या होती है, दूध के उत्पादन, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो पशुओं की नस्ल में सुधार किया गया, जिससे कि ऐसे पशुओं को बढ़ावा दिया गया जो ज़्यादा दूध का उत्पादन करे। तो इसी के लिए क्या कहा गया, श्वेत क्रांति कहा गया। और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फ्लड क्या है या श्वेत क्रांति क्या है। तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्य जो है वो श्वेत क्रांति है। उसके बाद चकबंदी की बात करें तो चकबंदी वही है, बिखरे हुए खेतों को, छोटे छोटे खेतों को एक साथ जोड़ देना, जिससे कि किसान आसानी से अच्छी फसल उगा सके, उसे को चकबंदी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी जो है इसमें इसका वो है खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, यानी सार्वजनिक वितरण खाद्य सुरक्षा किसे कहा जाता है, जिससे कि सभी लोगों को कम से कम इतना भोजन मिल सके कि वो पेट भर ले। और भोजन भी केवल पेट ना भर लें बल्कि उसके अंदर जो पोषण है, सारे विटामिन्स मिनरल वो सारे के सारे मिलते रहें और समय से उन्हें भोजन मिले, ये ना टाइम बे टाइम मिले। तो उसी को क्या कहा जाता है, खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। कई बार पूछा खाद्य सुरक्षा क्या है, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को समय पर सही पौष्टिक आहार मिलना क्या कहलाता है, खाद्य सुरक्षा कहलाता है। अब सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी बहुत सारे जो राशन की दुकानें वो खोली जहाँ सस्ते दर पर आपको राशन मिलता है। बफर स्टॉक, यानी किसानों से ले लेकर बहुत बड़े बड़े सरकार ने अनाज,
चावल, दाल, इनको इकट्ठा करके रखा है जिससे कि इन लोगों को ये सस्ते दर पर उपलब्ध किया जा सके। फिर एफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम, इंग्लिश में कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा किसानों की मदद की जाती है, किसानों की फसलों के अच्छे दाम देने का प्रयास किया जाता है। फिर उपभोक्ताओं को 2 भागों में बांटा जाता है, एक एपीएल और एक बीपीएल। यानी एपीएल जो होता है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी ABOVE अबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊंचा, और ये गरीबी रेखा से नीचा। कई बार आता है एपीएल का मतलब क्या है? ये होता है गरीबी रेखा से ऊपर, और बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। उसके बाद हम देखें आगे, उसके बाद वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव वैश्वीकरण से क्या प्रभाव है वो देख लेते हैं हम। यानी सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है?